हेलो बच्चों, कल हमने आपको मिश्र वाक्य के 3 आश्रित उपवाक्य होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा विशेषण, तीसरा क्रिया विशेषण। उसमें हम पहला यानी संज्ञा उपवाक्य के बारे में बता रहे थे और हमने बताया था कि प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर जो उपवाक्य प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। और ये भी बताया था कि इसमें आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म का काम करता है। और इसकी एक पहचान ये भी है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य में संज्ञा आश्रित उपवाक्य से पहले की योजक का प्रयोग होता है, पर कहीं कहीं क्या होता है कि की योजक नहीं रहता है, उसके स्थान पर कॉमा लगा रहता है। लेकिन जब हम शब्दों को अलट पलट देते हैं तो की आ जाता है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, राम कहता है कि मैं ग्वालियर चला जाऊं। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें आश्रित उपवाक्य में ग्वालियर चला जाऊं के पहले की है, लेकिन कहीं पर आप देखेंगे कि मैं ग्वालियर चला जाऊं, ये जो उपवाक्य है ये इसमें बता रहा है कि ये जो इस प्रधान उपवाक्य है राम कहता है, ये जो कहता है क्रिया हो गई, और ये वाला जो आश्रित उपवाक्य है ये क्रिया का कर्म का कार्य यहाँ पर कह रहा है। अब कहीं जो कि अदृश्य रहेगा उसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पुलिस को विश्वास था कि वह अवश्य पकड़ा जाएगा, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आश्रित उपवाक्य से पहले की योजक आया है। वह अवश्य पकड़ा जाएगा, पुलिस को विश्वास था। अब इसकी पहचान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्रश्न करके देखिए। जैसे पुलिस को विश्वास था, क्या विश्वास था कि वह अवश्य पकड़ा जाएगा। तो आपको बहुत पहले भी हमने बताया था, क्लास 8 या 9 में बताया था कि कर्म की पहचान करने के लिए जब क्रिया से क्या किसको करके प्रश्न करते हैं तो कर्म मिल जाता है। इसलिए इसकी पहचान करने का ये आसान तरीका है। इसके और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे छात्र भली भांति परिचित हैं कि बिना परिश्रम के प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होना कठिन है। तो आप यहाँ तो ऐसे पहचान कर रहे हैं कि यहाँ की योजक का प्रयोग आश्रित उपवाक्य से पहले लगा है, लेकिन जब नहीं समझ में आता है तो हम प्रश्न कर सकते हैं ऐसे, जैसे छात्र भली भांति परिचित हैं, किस बात से परिचित हैं। तब आपको तुरंत उत्तर मिल गया कि बिना परिश्रम के प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होना कठिन है। ऐसे ही प्रधानाचार्य ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। प्रधानाचार्य ने क्या कहा, तुरंत आपको मिल गया कर्म कि कल छुट्टी रहेगी। इस तरह से संज्ञा उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पदमत के स्थान पर जो उपवाक्य प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अब इसके बाद आता है विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण तो आपको पता ही है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा भी आसान है कि प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ सर्वनाम के किसी रूप से होता है। सर्वनाम का रूप आप जान सकते हैं कि जैसे अगर किसी का नाम प्रयुक्त है प्रधान उपवाक्य में तो उसके बारे में जो, जिसे, जिन्होंने, जिसको आदि रूप रहेंगे। हाँ, ये इसकी पहचान है कि ज वर्ण से ही आश्रित उपवाक्य की शुरुआत होगी, यानी जो भी विशेषण उपवाक्य होगा उसका प्रारंभ ज वर्ण से ही होगा। लेकिन ज वर्ण में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जैसे ये सब भी आते हैं, पर यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को ही विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यानी प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम रहेगा, जो आश्रित उपवाक्य रहेगा, उसी के बारे में विशेषता बताएगा। अब उदाहरण के रूप में जैसे यह वही बालक है जो कल चौराहे पर मिला था। तो आपने देखा कि इसमें बालक के बारे में ही बताया जा रहा है, बालक की ही विशेषता बताया जा रहा है कि यह वही बालक है जो कल चौराहे पर मिला था। तो आपने देखा कि ज वर्ण से ही आश्रित उपवाक्य का शुरुआत है। तो इस विशेषण उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य को पहचानने की सबसे बड़ी आसानी ज वर्ण से पहचान हो जाती है। जो श्री आचार्य हिंदी पढ़ाते थे वे अब नहीं रहे। यहाँ पर भी आपने देखा कि ज वर्ण से ही शुरुआत है। आचार्य के बारे में ही बता रहा है कि जो श्री आचार्य हिंदी पढ़ाते थे वे अब नहीं रहे। वह चोर पकड़ा गया जिसने कार चुराई थी।
तो आप देख रहे हैं कि चोर के बारे में ही बता रहा है कि वह चोर पकड़ा गया जिसने कार चुराई थी। तो आपने देखा कि जो ज वर्ण से ही शुरुआत है, इधर भी ज वर्ण से शुरुआत है और इस उदाहरण में भी ज वर्ण से ही शुरुआत है। राम ऐसा व्यक्ति है जो ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ता है। अब व्यक्ति के बारे में ही बताया जा रहा है, व्यक्ति की ही विशेषता बताई जा रही है कि जो ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ता है। तो सीधे परिभाषा जो आपने पढ़ा कि प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्यों को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि इसमें जो आश्रित उपवाक्य होगा उसका प्रारंभ सर्वनाम के किसी रूप से ही होगा, जो, जिसे, जिन्होंने आदि। अब इसके बाद आता है तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य में जैसे आपको पता ही है कि क्रिया विशेषण क्रिया के विशेषता को बताता है कि क्रिया कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, कितना हो रही है। अब इस आधार पर प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में सूचना देने वाले या विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं, इसलिए आश्रित उपवाक्य में भी 5 तरह से आश्रित उपवाक्य रहेंगे। जैसे जब कालवाचक उपवाक्य रहेगा तब उसमें क्रिया के होने का समय का पता चलेगा। जैसे जब वर्षा हो रही थी तब छात्र मैदान में थे, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी चलने लगी। तो जिन वाक्यों से समय का पता चलता है, क्रिया के होने के समय का पता चलता है कि किस समय क्रिया हो रही है, तो वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। अब दूसरा है स्थानवाचक, यानी कि क्रिया के होने का स्थान का पता चले। जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उसी में मैं पढ़ता हूँ। अब ये आप भ्रम में मत पड़ना कि ज वर्ण से इसका शुरुआत है, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि इसमें क्रिया के संबंध में क्रिया के होने के स्थान की सूचना दे रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर भी क्रिया के स्थान का पता चल रहा है। अब तीसरा आया रीतिवाचक। रीतिवाचक उपवाक्य, जैसा वह लिखता है वैसा मैं भी लिखता हूँ। इसमें क्रिया के होने के तरीके का, गुण का पता चल रहा है। जैसा करते हो वैसा भरते हो। अब आया परिमाणवाचक उपवाक्य, जितना उसने काम किया उतना फल मिल गया। यहाँ क्रिया की मात्रा का पता चल रहा है। और पांचवा है परिमाणवाचक या हेतु सूचक उपवाक्य। इसकी पहचान का आसान तरीका ये होता है कि इसमें पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, यानी एक का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है। जैसे यदि मैंने पूर्ण प्रयास किया होता तो अवश्य सफलता मिलती। वह आज इसलिए आएगा क्योंकि विद्यालय में मीटिंग है। इस तरह से आपने देखा कि मिश्र वाक्य के 3 आश्रित उपवाक्य होते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब आप विशेषण के बारे में जानते हैं, क्रिया विशेषण के बारे में भी जानते हैं और संज्ञा के बारे में भी जानते हैं। तो अब ये सारी परिभाषाएं हमने आपको बता दी, इनकी पहचान करना भी बता दिया। अब ये जो वाक्य भेद होता है रचना के आधार पर, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कल के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।